So hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में एडवांस तक बढ़ेंगे। तो आपका जो बेसिक पोर्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स में वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है या फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिक पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम धीरे धीरे एडवांस तक बढ़ेंगे एंड जैम एंड बाकी सारे PYQ की सोल्यूशन भी हम करेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। आप सभी को पता है इन एग्जामों के बारे में। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन से हर एक एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स आता है। तो अगर आप हर एक एग्जाम या फिर कोई एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो एंड बाकी हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर आप हमारे साथ देखते रहिए। तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी की तरफ से हमारा जो शेड्यूल, जहाँ पर आपको 3 महीनों के अंदर अंदर मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 महीनों के अंदर अंदर आपका पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे हमारा शेड्यूल है, तो हमने जुलाई महीने में हमारा मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगस्त महीने से हमारा चैनल पे स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्लास। ऐसे ही आगे भी सितंबर महीने पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। एंड 3 महीनों के बाद आपका पूरा IIT जैम एंड बाकी सारे MSc एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन के साथ। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके बेसिस में हमारा क्लास कंटिन्यू हो रहा है। तो जिसमें हमने बेसिक चीज़ें तो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टर एंड कैपेसिटर के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। फिर हमने कार्सब लॉ से नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस भी कर चुके हैं, और सर्किट में भी हमने बहुत कुछ जान ली। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा उसमें सर्किट में जो बचा कुचा चीज़ें हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे एंड डायोड में आगे बढ़ेंगे, और डायोड में बहुत कुछ हम जान लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज का सिलेबस हमारा रहेगा सर्किट्स एंड डायोड के ऊपर। तो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो हमारे ग्रुप पे क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो पोर्शन सर्किट्स एंड डायोड का हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो है टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने सर्किट के बारे में बहुत कुछ जान लिए थे, RC सर्किट, RL सर्किट एंड LCR सर्किट के बारे में। तो बचा कुछ जो हमारा सर्किट में है वो आज हम कर लेंगे। तो उससे पहले आपके लिए एक नोटिस है, हमने अभी तक जो नेक्स्ट महीने में मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे PYQ की सोल्यूशन भी कर लिए हैं। तो अब बारी है एक टेस्ट लेने का। तो नेक्स्ट 14 अगस्त मतलब नेक्स्ट संडे को हम रख रहे हैं हमारा पहला लाइव क्लास एंड पहला लाइव टेस्ट। तो अपना प्रिपरेशन किस तरफ या फिर किस लेवल का हो चुका है, आपका कितना हद तक आप आगे बढ़ चुके हैं मैथ फिजिक्स में, ये जानने के लिए जरूर टेस्ट दीजिए और लाइव टेस्ट दीजिए, जिससे आपका रैंक भी हम दे सके आपको। ठीक है, तो जरूर दीजिए 14 अगस्त को हमारा मैथ फिजिक्स का टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट। तो ये चीज़ है क्या सर? ये जो हमारा हेडलाइन है इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ negative
रियल रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ जेड इन एच2। तो जेड हमारा क्या होता है, जेड होता है हमारा एक सर्किट का टोटल इम्पीडेंस। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट किसको कहा गया है कि टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इम्पीडेंस। तो सर ये जो डेफिनेशन है ये सुनने में एंड कहने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझाएं। तो चलिए एग्जाम्पल से ही हम समझ लेंगे। तो सर्किट हमने अभी तक कौन कौन सा पढ़े हैं, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और एलसीआर सर्किट। तो ये टाइम कांस्टेंट हम सर्किट्स के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले एक एक करके सर्किट में ही इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट। ठीक है, तो आरसी सर्किट के लिए हम निकालने वाले हैं। तो आपको जरूर पता ही होगा कि आरसी सर्किट होता कैसा है। तो इसमें पहले एक रेजिस्टेंस लगा हुआ आता है, फिर उसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ आता है, एंड ये दोनों का एंड पॉइंट में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस होता है हमारा आर वोल्ट का, एंड कैपेसिटर होता है हमारा सी का, एंड ये होता है हमारा वोल्टेज आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा सर्किट था, बहुत ही सिंपल सर्किट है। तो इसमें क्या होता था आपको पता ही है, हम जो V आउटपुट निकालते थे, V आउटपुट एट किस एच डोमेन में इक्वल टू क्या होता था, वो V इनपुट इन एच डोमेन इनटू XC मतलब इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाई R प्लस XC मतलब टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो ये होता था हमारा वोल्टेज आउटपुट। ये तो हमारा पुराना फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ट्रांसफर फंक्शन को। इसको ट्रांसफर फंक्शन, तो ये ट्रांसफर फंक्शन चीज क्या है, ये तो नया है। तो ट्रांसफर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं T से, कैपिटल T इन एच डोमेन, जो आपका होता है V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट। ठीक है, क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाई वोल्टेज इनपुट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। तो चलिए अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाई वोल्टेज इनपुट आपको क्या देगा, XC डिवाइडेड बाई R प्लस XC, ये आपको मिल जा रहा है। तो XC क्या होता है आपका 1/CS, और ये क्या होगा R/1CS, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं क्या आ रहा है आपका। तो वोल्टेज आउटपुट क्या है आपका, वोल्टेज आउटपुट तो ये ही रहा, इसको ही लिख देते हैं। तो क्या है 1/CS डिवाइडेड बाई R प्लस 1/CS, और वोल्टेज इनपुट क्या है आपका, वोल्टेज इनपुट हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 वोल्ट हम इनपुट कर रहे हैं इसको चेक करने के लिए। तो ये आ गया हमारा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इजी बना ले तो हमारा आखिर में क्या देगा, ये हमारा 1/RCS प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, RCS प्लस 1। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि द कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो अब क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर क्या आया, डिनोमिनेटर आपका आ गया RCS प्लस 1। इसको हम इक्वल करेंगे 0 से, एंड इससे हम S का वैल्यू निकाल लेंगे। तो S आपका क्या आएगा, S आपका आएगा -1/RC। तो देखिए हम डिनोमिनेटर से S का एक रूट निकाल लिए, जो क्या है एक नेगेटिव दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा था डिनोमिनेटर, फिर एक रियल रूट और जो है नेगेटिव,
तो ये क्या है, आर सी आपका एक रियल वैल्यू होगा एंड माइनस मतलब नेगेटिव, तो यहाँ से आपको एक नेगेटिव रियल रूट मिल रहा है। तो यही है जो आर सी, ये है आपका टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट इसको हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर सी। ठीक है, तो ये आप ध्यान भी रख सकते हैं या फिर इस जो टोटल प्रोसेस इसको भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो ये जरूरत होगा, सिर्फ ये टाइम कांस्टेंट का टर्म ही आपका जरूरत होगा। तो इसको थोड़ा सा मार्क करके लिख लीजिए कि फॉर आरसी सर्किट हमारा टाउ होता है आरसी। ठीक है, लेकिन सर हमें तो टाइम कांस्टेंट निकालना आ गया, लेकिन ये चीज किस में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए इसका इस्तेमाल भी हम देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। तो इससे पहले जब हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको एक फॉर्मूला भी मैंने कराया था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मूला। तो आपको एक रिचार्ज एंड डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, वो क्या था, वो था आपका V ऑफ t इक्वल टू V नॉट 1 माइनस E ऑफ माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो ये जो आपका टाउ है, ये जो टाउ है ये है आपका टाइम कांस्टेंट जो अभी निकाले हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये टाइम कांस्टेंट हमें किस काम में आएगा। ये टाइम कांस्टेंट से हम एक कैपेसिटर या फिर कोई एलिमेंट का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कांस्टेंट या उसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर आरसी सर्किट लिए हमारा फंक्शन क्या आएगा, V ऑफ t इक्वल टू V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और टाउ आपका क्या निकला, RC निकला। तो ये रहा आपका चार्जिंग इक्वेशन फॉर आरसी सर्किट। ठीक है, तो आरसी सर्किट के लिए आप टाइम कांस्टेंट निकाल लिए एंड उससे उसका चार्जिंग इक्वेशन भी निकाल लिए। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो वैल्यू दिया होता है V नॉट एंड या E RC एंड टाइम, ये वैल्यू आपको दिया हुआ होता है एंड उसका जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कांस्टेंट आपको निकालना होता है। ठीक है, तो तब आपको ये फॉर्मूला जरूरत होगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, और क्या लगेगा, सर्किट के लिए ये टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू आरसी, ये दोनों चीज ध्यान रखने से आपका आरसी सर्किट के लिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कांस्टेंट आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आरसी सर्किट के लिए। तो चलिए अब आरएल सर्किट के लिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम आरएल सर्किट के लिए, तो अब हेडलाइन लिख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। टाइम कांस्टेंट फॉर, अब किसके लिए, आरएल सर्किट के लिए हम निकालने वाले हैं। तो आरएल सर्किट देखने में कैसा होता है आपको पता ही है, इसमें वही आरसी सर्किट के तरह एक R रेजिस्टेंस होता है एंड उसके साथ एक L इंडक्टर लगा हुआ होता है सीरीज में। इसमें ये होता है आपका V इनपुट इस डोमेन में एंड ये होता है आपका इंडक्टर का V आउटपुट इन एच डोमेन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये भी आपका पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये रहा हमारा बेसिक जो सर्किट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो चलिए, तो टाइम कांस्टेंट इज द टाइम व्हेन चार्जिंग इज V इक्वल टू V फुल डिवाइडेड बाई E। ठीक है, या फिर V आउटपुट ऑफ E। ठीक है, एंड
डिस्चार्जिंग वो क्या होगा, इच V इक्वल टू V0/E। तो सर ये E क्या है, E है हमारा इक्वल टू 2.73। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो टाइम कांस्टेंट हमारा क्या है, जब हमारा चार्जिंग क्या होगा, वोल्टेज फुल, मतलब अगर चार्ज फुल हो जाए तब वोल्टेज का डिवाइडेड बाई E, या फिर डिस्चार्जिंग का वोल्टेज V0 डिवाइडेड बाई E। तो चलिए अब हमारा V आउटपुट क्या होता था RL सर्किट के लिए, V आउटपुट इन एज डोमेन इक्वल टू क्या होता था, V इनपुट इन एज डोमेन इनटू XL, मतलब इम्पीडेंस ऑफ हमारा इंडक्टर, फिर टोटल इम्पीडेंस तो R प्लस XL। ठीक है, तो यहाँ से आपको V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट आपको क्या मिलेगा, XL आपका क्या होता है, LS होता है, आपको पता ही है, तो LS डिवाइड बाई R प्लस LS। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपको डिनोमिनेटर का टर्म क्या मिल रहा है, ये वाला। तो चलिए लिख लेते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर क्या है, R प्लस LS इक्वल टू 0। तो अब क्या करना पड़ेगा, इससे हम S का वैल्यू निकाल लेंगे। तो S इक्वल टू हमारा क्या आएगा, माइनस R/L। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव रूट। तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट जो हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या आएगा, R डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा मार्क करके लिख लेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमने आपको गलत बता दिया कि ये R डिवाइडेड बाई L नहीं होगा, वेट अ सेकेंड, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो R/L चेंज हो जाएगा, L/R हो जाएगा। तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू हमारा L/R। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीज़ मार्क करके लिख लीजिए। RC सर्किट के लिए हमारा क्या होता था, RC होता था, और हमारा RL सर्किट के लिए क्या होता है, L/R होता है। तो यहाँ से हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या होगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इक्वेशन वो क्या होगा आपका, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Vt इक्वल टू V0 1 माइनस e⁻⁻t टाउ। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये क्या देगा हमारा, V0 1 माइनस e⁻⁻L/R है, तो TR डिवाइडेड बाई L। तो ये तो हो गया हमारा RL सर्किट का जो बेसिक इक्वेशन है वो हो गया। ठीक है, अब इसमें और एक चीज़ एक बात देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, व्हेन t इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब इक्वेशन क्या होगा, V ऑफ t इक्वल टू V0 1 माइनस e⁻⁻टाउ डिवाइडेड बाई टाउ। ये हमें क्या देगा, V0 1 माइनस e⁻⁻1 जो हो जाएगा आपका V0 1 माइनस 1/e। ठीक है, तो अगर हम इसको V0 से मल्टीपल करते तो V0 माइनस V0/e। तो आपका इक्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ से आपका इक्वेशन आ रहा है V ऑफ t इक्वल टू V0 माइनस V0/e। इसका मतलब क्या है, हमारा जो चार्ज है वो रिमेनिंग चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज। ठीक है, इसका मतलब अभी भी हमारा जो इंडक्टर है उसमें चार्ज कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें अभी भी चार्ज रिमेनिंग है। तो इससे आप एक चीज कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ये t क्या है, ये जो आप t लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल माइनस t बाई टाउ, तो इसमें टाउ आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट है, और t क्या है, टाइम। किसका टाइम, जिस टाइम में आपको उस एलिमेंट का चार्ज निकालने को कहा गया है। ठीक है, ये है एट इंस्टेंट या इंसिडेंट टाइम। ठीक है, एट इंस्टेंट। ठीक है,
मतलब किसी घटना के टाइम आपको कहा गया है कि 3 सेकेंड बाद कितना चार्ज हुआ है कैपेसिटर में, या फिर 2 सेकेंड बाद कितना चार्ज है इंडक्टर में, तो वो हम टी से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अगर हमारा जो टाइम है वो टाउ के इक्वल हो जाए, मतलब टाइम कांस्टेंट का इक्वल हो जाए, तो क्या हो रहा है, हमारा चार्ज रिमेन हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे कभी कभी आप चेक कर सकते हैं, अगर वो टाइम टाउ के इक्वल है तो आप कह सकते हैं रिमेनिंग चार्ज, या फिर आपको कहा गया है कि इस टाइम में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं अगर वो टाउ के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि हमारा चार्ज जो है फुल नहीं है, वो अभी भी रिमेन है। तो ये कंक्लूजन पे आप आ सकते हैं। तो अभी तक आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट के लिए हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, तो चलिए एलसीआर सर्किट को भी देख लेते हैं कि वो क्या है। वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए। ठीक है, और एक ऊपर, ज़्यादा ऊपर हो गया। वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो वो लिख लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट फॉर इसके लिए एलसीआर सर्किट। तो ये तीनों ही सर्किट हम जानते हैं, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। तो आरएल एंड आरसी के लिए हमने निकाल लिए हैं, अब बारी है एलसीआर सर्किट में। तो इसमें आपको पता है हमारा वी आउटपुट क्या आता था, वी आउटपुट इन एच डोमेन वो आता था आपका वी इनपुट इन एच डोमेन इंटू एक्सी डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वी आउटपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई वी इनपुट इन एच डोमेन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्सी आपका क्या होता है 1/CS, आर ही रहेगा, एक्सएल आपका क्या हो जाएगा LS हो जाएगा, और एक्सी 1/CS हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर आप कैलकुलेशन करें तो 1/CS ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या होगा RCS प्लस LC स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई CS। तो ये आपको क्या देगा 1 डिवाइडेड बाई RCS प्लस LCS का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब हम क्या लेते हैं, हम डिनोमिनेटर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर आपका क्या आया यहाँ से, डिनोमिनेटर। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइए, स्पेलिंग हमेशा की तरह ही गलत है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है RCS प्लस LC स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम 0 करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इससे हम निकालते हैं एस का वैल्यू। तो अब देखिए ये LC एंड RC है, इससे हम 0 पुटिंग से नहीं निकाल सकते, तो हम क्वाड्रेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एस इक्वल टू माइनस बी है आपका RC प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब RC का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब LC एंड C इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मतलब LC। तो ये आपको क्या देगा, अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो RC प्लस रूट ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4 LC डिवाइड बाई 2 LC। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, अगर आप और अच्छे से लिख लें तो यहाँ से आपका आ जाएगा जो माइनस R/2L प्लस माइनस रूट ओवर R स्क्वायर माइनस 4L बाई C डिवाइड बाई 2L। ठीक है, तो ये आ गया आपका एस का वैल्यू। अब हम इसका रेसिप्रोकल करके टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपका जो टाइम कांस्टेंट आया है वो क्या आया है 2LC डिवाइडेड बाई क्या होगा RC प्लस रूट ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 4LC। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये माइनस साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें नेगेटिव रूट लेना है। ठीक है, आपको जब हम डेफिनेशन करवाए थे वो क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रूट। तो ये नेगेटिव हो गया और इसका रेसिप्रोकल हम, ये आपका टाइम कांस्टेंट आ गया।
ठीक है। तो जो हमारा RL सर्किट एंड RC सर्किट के लिए जो आ रहा था वो बहुत ही इजी था, एक था L/R एंड दूसरा था आपका RC, लेकिन LCS सर्किट के लिए ये थोड़ा सा टफ है उन दोनों से। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखने से आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का इक्वेशन आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम कांस्टेंट के बारे में तीनों सर्किट में। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने चार्जिंग का इक्वेशन या फिर डिस्चार्जिंग का इक्वेशन फॉर सेवरल सर्किट के लिए पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हम उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड। तो ये रहा आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का ग्राफ, ठीक है, जिसमें ये ब्लू जो लाइन खींचा गया है ये है डिस्चार्जिंग, मतलब एक पॉइंट जिसमें आपका बैटरी भी फुल है, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग में ये धीरे धीरे यहाँ पर 0 पे आ जा रहा है आफ्टर टी टाइम, ठीक है। और एक पॉइंट देखिए ये रहा जो वायलेट कलर में लिखा गया है, ये है आपका चार्जिंग पॉइंट जो 0 से स्टार्ट होकर V फुल को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग का। अब देखिए तो पॉइंट आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पॉइंट एक साथ क्रॉस कर रहा है, उससे आप ये टाइम कांस्टेंट जो ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो इसीलिए डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग का इक्वेशन हमारा में टाइम कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप टाइम कांस्टेंट से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो प्लॉट है या फिर जो ग्राफ है उसके बारे में थोड़ा सा बात। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम जानेंगे कि हम तो चार्जिंग इक्वेशन जान लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है फॉर RC सर्किट के लिए ही मान ले, ये RC सर्किट के लिए लिख रहे हैं क्योंकि RC सर्किट में क्या हो रहा था हमारा टाइम कांस्टेंट RC आ रहा था जो कैलकुलेशन के लिए इजी है। अगर LCR सर्किट करें तो उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो ये क्या आता था आपका V एट टाइम t इक्वल टू VB, ठीक है, 1 माइनस e⁻⁻t बाई RC ये आ रहा था। तो अब कैपेसिटर के लिए क्या होता है Q इक्वल टू CV होता है, जिसमें Q है आपका चार्ज, C है कैपेसिटेंस है, V है वोल्टेज। तो एट टाइम t आपका कितना चार्ज उस कैपेसिटर में प्रेजेंट है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे C इंटू VT कर देंगे। तो VT आपका क्या है C इंटू VB इंटू 1 माइनस e⁻⁻t बाई RC। ये हो गया हमारा, इस फॉर्मूला से जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो VB आपका क्या है, VB है आपका बैटरी वोल्टेज एट फुल, ठीक है। मतलब ये जो आपको चार्ज दिया गया है यहाँ पर ये आपका VB दिया गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं या नहीं, ये येलो कलर में हमने ग्राफ पर लिखा है कि ये जो लाइन खींचा गया है ये वाला देखिए, ये जो लाइन खींचा गया है ये है VB जो है आपका फुल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं व्हेन t इक्वल टू टाउ, मतलब एट टाइम कांस्टेंट में आपको चार्ज निकालने को कहा गया हो, तो देन VC आपका क्या होता है VB 1 माइनस 1 बाई E, मतलब चार्ज इन बैटरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा बैटरी अब चार्जिंग में है या फिर ये चार्ज हो रहा है किस टाइम में, अगर t इक्वल टू हमारा टाउ हो, ठीक है। इस कंडीशन में आपका बैटरी चार्जिंग कंडीशन में। तो कई बार आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया होता है, ठीक है, और एक सर्किट दिया होता है जिसमें R का वैल्यू आपको दिया गया है, C का वैल्यू आपको गिवन है, R मान लीजिए X एंड C का वैल्यू आपको Y दिया गया है, ठीक है। तो आपको निकालना होता है कि आप बताएं कि वो जो सर्किट है या फिर जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग कंडीशन में है या नहीं। तो अगर आपका t इक्वल टू टाउ है तो आप कह सकते हैं वो चार्जिंग कंडीशन में है, अगर वो t इक्वल टू नॉट टाउ है तो वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, इससे आप कह सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग कंडीशन में है या डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। तो चार्जिंग के बारे में हमने जान लिया, अब चलिए डिस्चार्जिंग कंडीशन के बारे में जान ले। तो ओहम्स लॉ आपको क्या कहता है, ओहम्स
लॉ आपको कहता है V इक्वल टू आई आर। तो I आपका क्या होता है, I इक्वल टू होता है आपका V बाई आर, और V आपका क्या है, V P इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बाई आर। फॉर RC सर्किट के लिए क्या होता है ये, VB 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC डिवाइड बाई R। ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो VC है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है, वो क्या है, VB 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ये चीज़। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डिस्चार्जिंग एस current act as बैटरी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, आई निकाल रहे हैं, आई का मतलब है करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओहम्स लॉ से हम देख पा रहे हैं कि अगर टी का कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, आरसी से छोड़कर कोई और वैल्यू आ जाए, तो यहाँ से आपको वी बी और आर तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आई का आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, इन्फानाइट नहीं, एक्स मान लीजिए आई का आपको एक्स एम्पियर मिल रहा है, ठीक है, कुछ वैल्यू आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका कैपेसिटर करंट दे रहा है सर्किट को, तो इसका मतलब वो किसके तरह रिएक्ट कर रहा है, वो बैटरी के तरह रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक बैटरी एक सर्किट को करंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर भी करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर कैपेसिटर चार्ज या फिर करंट प्रोवाइड करे तो वो तो चार्जिंग कंडीशन में नहीं, वो बिल्कुल डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आरसी सर्किट है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। तो ये दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पहले क्या हुआ, अगर t इक्वल टू टाइम कांस्टेंट हो जाए तो आपका क्या होता है, चार्जिंग कंडीशन, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है फॉर अदर डिस्चार्जिंग कंडीशन, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो सर्किट का पोर्शन था वो यहीं तक था, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। और हम अब जो कर रहे हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए 11-12 में जो आप पढ़े हैं वो एराम नहीं था जैम के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर आप अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर रहे हैं, इसीलिए कम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। ये जो आपका जो आपको ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट ये जो हम आपको पढ़ाए हैं ये आपका बेसिक बिल्ड करने के लिए, और आप अगर बेसिक ना पढ़े तो आप एडवांस तक नहीं जा सकते। तो ये जो था ये हमारा सर्किट में बेसिक था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, जो आज का हमारा नया पोर्शन है डायोड, वो आपका एडवांस पोर्शन है एंड उससे ही एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके पोर्शन से हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा बिल्कुल एक नया पोर्शन एंड जैम के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, जिसका नाम है हमारा डायोड थ्योरी। तो आप सभी को ये नाम जो है वो जाना पहचाना लग रहा है, तो आप सभी को ये डायोड जो नाम है ये पता है, ठीक है। तो बेसिकली डायोड प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को ऐसा मिलता है आपको, अगर आप कोई भी सर्किट एक बार खोल के देखें, मुझे ये यकीन है कि आप सभी ने कई बार बहुत सारे सर्किट्स को खुले हैं एंड वापस उससे जुड़ नहीं पाए। तो उसमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने में, या फिर ये ब्लैक एंड वाइट का पट्टा जो होता है ऐसा डायोड आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक डायोड देखने में, ठीक। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम जो थ्योरी में करते हैं वो ये ऊपर वाला जो है, इससे हम डायोड का जो रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं, ठीक है। तो अब डायोड है क्या, डायोड चीज़ है क्या, तो देखिए डायोड जो है ये डायोड, ये दोनों नाम को एक साथ मिलाकर एक रखा गया है। तो दोनों क्या क्या नाम है, एक है आपका डाई और एक है ओट, ठीक है। तो डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब 2 है, ठीक है, और ओट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक साथ
डायोड हम किस काम में इस्तेमाल करते हैं? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डायोड हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका डायोड आपको नीचे वाला ड्राइंग में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये है हमारा एनोड। एनोड का मतलब जिसके साथ बैटरी का पॉजिटिव साइड जुड़ा हुआ रहता है, एंड ये रहा आपका कैथोड, जिसका मतलब है जिसके साथ आपका बैटरी का नेगेटिव साइड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आप बैटरी का पॉजिटिव साइड इसके एनोड से एंड बैटरी का नेगेटिव साइड अगर कैथोड से ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करेगा, मतलब करंट को फ्लो कर देगा। ठीक है, तो अगर ये तो हो गया आपका नॉर्मल। अगर आप इसको उल्टा डाल दें कि एनोड से आप बैटरी का नेगेटिव साइड जुड़ा दिए एंड कैथोड के साथ बैटरी का पॉजिटिव साइड लगा दिए, तब क्या होगा? तब ये एक स्विच की तरह काम करेगा जो करंट को फ्लो होने से रोक देगा। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ नेगेटिव करंट करेंगे तो ये करंट फ्लो करेगा। अगर ये उल्टा लगा दे तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो हो गया हमारा डायोड का कनेक्शन के बारे में कुछ, ये हम बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम डायोड में और कुछ जान लेते हैं और कुछ ड्राइंग के साथ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्लीकेशन लेयर रीजियन। तो सर ये चीज़ है क्या? बेसिकली आपका जो डायोड होता है, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा ड्राइंग कर लें। तो एक डायोड जो होता है उसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दोनों सेमीकंडक्टर को एक साथ डॉपिंग किया जाता है। ठीक है, एक साथ डॉपिंग करके लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो साइड है ये है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सर ये पी टाइप एंड एन टाइप क्या है? पी से हमारा होता है पॉजिटिव, ठीक है, एंड एन से आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली डायोड बनता है सेमीकंडक्टर से एंड इस डायोड में दो टाइप का सेमीकंडक्टर एक साथ ऐड किया जाता है। मतलब मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर को एक साइड पी टाइप डॉपिंग किया गया है एंड दूसरा टाइप आपको दूसरा साइड एन टाइप डॉपिंग किया गया है। ठीक है, तो इससे आप किसी बच्चे को ये लग सकता है कि सर अगर हम एक सेमीकंडक्टर को एक साइड पी डॉपिंग एक साइड एन डॉपिंग क्यों कर रहे हैं? अगर हम एक साइड एक पूरा सेमीकंडक्टर को पी टाइप डॉपिंग कर दिया और एक सेमीकंडक्टर को पूरा एन टाइप का डॉपिंग कर दिया, फिर दोनों को ग्लू से लगा दे तो फिर क्या होगा? फिर भी तो हम ये पी टाइप हो गया एक सेमीकंडक्टर और एक दूसरा हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब दोनों को हम ग्लू से लगा दे तो तब भी तो ये पी एन सेमीकंडक्टर बन जाएगा, तब भी क्या ये एक डायोड बन जाएगा? देखिए नहीं, ये डायोड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? इसमें भी तो पी एंड एन आसपास है। देखिए जो हम पी एन सेमीकंडक्टर या फिर डायोड बनाता है, ये जो आप आ गए ये इलेक्ट्रॉन के लेवल में आ गया। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो अगर आप ग्लू से एक साइड पी एंड एक एन सेमीकंडक्टर को एक साथ लगा देंगे तो आपको खाली आंखों में देखने को तो मिल जाएगा कि वो दोनों ऐड हो चुके हैं, लेकिन ये जो पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर है इनके बीच में एक बड़ा सा लेयर आ जाएगा ग्लू का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लेवल में अगर आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लेवल में ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा ये कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर का एक साइड को पी टाइप डॉपिंग करते हैं एंड दूसरे टाइप को एन टाइप डॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनता है हमारा डायोड। तो सर ये पी टाइप एंड एन टाइप क्या है? पी टाइप हमने बोल दिया आपको कि पॉजिटिव एंड एन का मतलब है नेगेटिव। अब एन चार्ज किसका होता है? आप सभी को पता है कि एन हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका डायोड है इसमें आपका होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब इसमें होता है बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सर पी टाइप क्या है? पॉजिटिव चार्ज किसका होता है? देखिए पॉजिटिव टाइप तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक होल होता है। ठीक है,
यहाँ पर हम डायोड कर रहे हैं। अगर आप सेमीकंडक्टर को और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सेमीकंडक्टर में पी टाइप एंड एन टाइप अलग से, ठीक है। तो अगर आपको पी टाइप एंड एन टाइप के बारे में और जानना हो तो आप एक बार कमेंट कर देंगे इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम पी टाइप एंड एन टाइप एक्स्ट्रा से और अच्छे से बता देंगे। नहीं तो अगर आप समझते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा ये डायोड पढ़ने में। तो ये टाइप हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का गैप जिसको हम कहते हैं होल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं होल एंड इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों टाइप का सेमीकंडक्टर को एक साथ हम डोपिंग करके जो एक एलिमेंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक बेसिक चीज। लेकिन सर ये डिप्लेशन लेयर रीजन क्या है? तो देखिए ये आप बहुत ही जो नैरो साइज का है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लेवल का कैलकुलेशन अब आप कर रहे हैं, मतलब आपका डिस्टेंस जो है वो कितना छोटा हो चुका है। तो अगर आप देखिए तो इसका जो ये मिडिल का जो गैप है, मतलब जो मिडिल पोर्शन है ये वाला, तो इसके आसपास कितना प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये प्लस, तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव जो डॉपिंग है, तो इस साइड क्या होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए पूरा का पोर्शन तो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये जो रीजन है दोनों के बीच में जो रीजन है ये वाला, देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग है, तो इसमें क्या हो रहा है आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये जो आपका सेमीकंडक्टर है, ये जो सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो दूर बैठा होल है, ये जो होल है ये बहुत ही दूर है इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, ये होल जो है ये भी बहुत ही दूर है, तो इसका अट्रैक्शन जो फोर्स है वो बहुत कम होगा। लेकिन ये जो होल है, ये जो नज़दीक होल है, इसको तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसान से खींच सकता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा काला चेंज कर ले, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये पोर्शन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में जो होल होगा ये आपस में अट्रैक्ट करके यहाँ पर की पॉजिटिव की जगह ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक नेगेटिव के जगह एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये आपस में अट्रैक्ट करके एक होल के जगह एक इलेक्ट्रॉन को बैठा कर ये इस जो रीजन है इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए आप अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दें, इसके साथ पॉजिटिव एंड इसके साथ नेगेटिव कनेक्ट कर दें, तो क्या होता, नेगेटिव फ्लो में आकर डायरेक्ट पॉजिटिव फ्लो में आकर डायरेक्ट नेगेटिव के तरफ चला जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉजिटिव है एंड यहाँ पर सारे नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं आता, डायरेक्टली फ्लो करता। लेकिन देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा इसमें क्या है, इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो तब क्या होगा, होल मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको नेगेटिव चार्ज में जाने में दिक्कत होगा, या फिर ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के तरफ आने में दिक्कत होगा, क्योंकि ये जो बीच का जो हिस्सा है इसमें तो आपका आ गया नो चार्ज पोजीशन, मतलब ये एक बैरियर का तरह काम कर रहा है। तो ये जो बैरियर है इसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर रीजन, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों साइड में रहता है, लेकिन इस रीजन में हमारा कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो इस रीजन में, इस बैरियर में हमारा चार्ज जाने के लिए हमें बाहर से एक फोर्स अप्लाई करना होता है। फ्लो वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है हमारा बैटरी का फोर्स, ठीक है, इसीलिए हमें एक बैटरी लगाना होता है। तो ये जो रीजन है इसको ही हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर रीजन, ठीक है। तो शायद आपको कुछ हद तक समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी पोर्शन का कुछ भी डाउट हो, तो आप
जरूर ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको पी टाइप एंड एन टाइप के डायोड में कॉन्फ्यूजन है कि पी टाइप क्या है एन टाइप क्या है, वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। 12 में हमने पढ़े हैं कि पी टाइप एंड एन टाइप क्या है, एंड अगर आप ग्रेजुएशन में सेकेंड एंड थर्ड ईयर में है तो आपको ये चीज़ पढ़ा हुआ है। तो अगर फिर भी आपका कोई कॉन्फ्यूजन रहता है, बेसिक क्लियर करना है आपको, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना कि सर हमें पी टाइप एंड एन टाइप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये क्या है, वेट, हाँ ये तो डायोड थ्योरी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा डिप्लीशन लेयर बैरियर, डिप्लीशन नहीं सॉरी, डिप्लेशन लेयर रीजन। अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन हम जान लिए, पी टाइप एन टाइप कैसे बनाते हैं वो भी जान लिए। अब हम थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा हमने पिक्चर देख लिए, उसमें बेसिक क्लियर कर ले, थोड़ा सा हम थ्योरी कर ले। तो हमारा पहला थ्योरी क्या है, इक्वेशन ऑफ डायोड। तो अब इक्वेशन ऑफ डायोड जान लेते हैं, वो क्या होगा। वेट अ सेकेंड, जो होता है आपका I इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर v n v t माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा बॉक्स में रख देंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप जान लेते हैं ये आई नॉट ई वी एन वी टी क्या है, आखिर में हर एक एलिमेंट को जान लेते हैं, ठीक है। तो आई क्या है, पहले लिख लें। आई है आपका करंट थ्रू डायोड, ठीक है, मतलब डायोड के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, ठीक है। आई नॉट क्या है आपका, आई नॉट है आपका रिवर्स सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। V क्या है आपका, V है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ठीक है। एंड N क्या है, N है आपका आइडेंटिटी फैक्टर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या अननोन टर्म था, आई नॉट था, एक V था, N V था। तो I है आपका करंट थ्रू द डायोड, आई नॉट है रिवर्स सैचुरेशन करंट, V है आपका वोल्टेज अक्रॉस डायोड, एंड N है आइडेंटिटी फैक्टर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो सर ये N क्या है, N होता है एक एक मटेरियल का डायोड में एक एक कांस्टेंट वैल्यू। जैसा, तो अगर आप सिलिकॉन डायोड लें, SI डायोड मतलब सिलिकॉन डायोड, तो उसमें आपका N क्या होगा, उसमें आपका N होगा 2। अगर आप जर्मेनियम का डायोड लें, G डायोड, तब क्या होगा, तब आप N इक्वल टू लेंगे 1, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मार्क करके लेंगे क्योंकि डायोड के क्वेश्चन में ये बहुत ही बार यूज होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन सिलिकॉन डायोड का होता है, कभी कभी जर्मेनियम का डायोड का होता है। तो सिलिकॉन के लिए N इक्वल टू 2 होता है एंड जर्मेनियम डायोड के लिए N इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक सा इक्वेशन ऑफ डायोड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है थर्मल वोल्टेज, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, तो लिख लेते हैं थर्मल वोल्टेज। तो ये अब इसका नाम है, ये थर्मल वोल्टेज। तो थर्मल वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं VT से, ठीक है, VT, ठीक है। तो ये VT क्या होता है, VT हमारा इक्वल टू होता है KT डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। और अगर हम K एंड Q का वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाय 11600।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। वी टी इक्वल टू होता है टी डिवाइडेड बाई 11600, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि फाइंड थर्मल वोल्टेज ऑफ अ डायोड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको रूम टेम्परेचर में एक डायोड का थर्मल वोल्टेज निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री को ही मानते हैं। तो 27 डिग्री, इसको अगर केल्विन में लिखे तो क्या होगा? 27 प्लस 273 केल्विन इक्वल टू 300 केल्विन। तो हमें थर्मल वोल्टेज का फॉर्मूला पता है कि वो क्या होता है? वी टी इक्वल टू टी बाई 11600। तो ये क्या हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 11600, ठीक है। तो ये आपका आंसर कुछ लगभग आ जाएगा 25.8 मिलीवोल्ट, ठीक है, या फिर 26 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर एट टी इक्वल टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक दो थर्मल क्वेश्चन से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? एक तो हो गया आपका जो बेसिक था डायोड में, वो तो आपका बेसिक है, वो आप जानते ही हैं। ये डिप्लेशन लेयर रीजन, ये भी आपको पता था, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए। फिर ये आता है आपका नया जो है इक्वेशन ऑफ डायोड। इसमें भी कुछ टॉप वाला पोजीशन नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। करंट थ्रो डायोड आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर क्या है, हर एक डायोड के लिए, मतलब सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड के लिए हमारा आइडेंटिटी फैक्टर ऑफ मेटेरियल जो सिलिकॉन के लिए 2 होता है एंड जर्मेनियम के लिए 1 होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों का ही पढ़ के चले तो आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली इन दोनों से ही आता है। फिर एक बेसिक फार्मूला जो है हमारा थर्मल वोल्टेज का, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्या जानेंगे? तो आगे हम जानेंगे डायोड बायस के बारे में, ठीक है। तो ये डायोड बायस क्या है? डायोड बायस का मतलब हुआ एक डायोड को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक डायोड को हम दोनों बायस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक है आपका फॉरवर्ड बायस एंड दूसरा है आपका नेगेटिव बायस, ठीक है। तो सर ये फॉरवर्ड बायस एंड नेगेटिव बायस क्या होता है? तो आपको पता है हम डायोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका ए पॉइंट एंड ये हो गया आपका बी पॉइंट। ये कौन सा वाला साइड होता है? ये वाला, ये आपका पॉजिटिव साइड होता है एंड ये आपका नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। तो जिस तरफ ये ट्रायंगुलर रहेगा वो आपका होता है पॉजिटिव साइड एंड जिस तरफ ये लाइन खींचा जाता है वो होता है डायोड का नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ये हो गया। तो ए पॉइंट में जो वोल्टेज अप्लाई होगा उसको हम कहेंगे वी, बी पॉइंट पे जो वोल्टेज अप्लाई होगा उसको हम कहेंगे वी एन, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे आपके नोटबुक पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज़, ठीक है। अब देखिए ये जो ड्राइंग है, इसमें जो पहला ड्राइंग है, इसमें देखिए ये है आपका डायोड, इसमें ये है आपका पॉजिटिव साइड एंड ये है आपका नेगेटिव साइड, और ये है आपका बैटरी, और इसमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए बैटरी का पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, और हमारा जो डायोड है उसका भी पॉजिटिव साइड ये है एंड नेगेटिव साइड ये है। तो अगर बैटरी का पॉजिटिव साइड डायोड का पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया जाए एंड डायोड का नेगेटिव साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट किया जाए, तब हम इस टाइप बायस को कहेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव अगर कनेक्ट किया जाए तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब नेक्स्ट बायस में देखिए ये रहा हमारा जो डायोड, इसमें ये क्या है? पॉजिटिव साइड है ऑफ अ डायोड एंड ये क्या है आपका नेगेटिव साइड। ये रहा आपका जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, उसको बाद भी दे सकते हैं। ये रहा आपका बैटरी जिसमें ये साइड है नेगेटिव एंड ये साइड है पॉजिटिव। अब देखिए नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट किया गया है एंड
नेगेटिव साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट किया गया है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, बैटरी का नेगेटिव साइड से डायोड का पॉजिटिव साइड एंड डायोड का नेगेटिव साइड से बैटरी का पॉजिटिव साइड। तो इस टाइप का बायसिंग को या फिर इस टाइप का कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप का बायसिंग को हम कहते हैं नेगेटिव बायसिंग, ठीक है, या फिर रिवर्स बायसिंग। तो आपको पता चल गया कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी का पॉजिटिव साइड से डायोड का पॉजिटिव एंड डायोड का नेगेटिव के साथ बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट होता है। रिवर्स बायस में दोनों अलग अलग डायरेक्शन कनेक्ट होता है कि बैटरी का नेगेटिव साइड से डायोड का पॉजिटिव साइड एंड डायोड का नेगेटिव साइड से बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब फॉरवर्ड बायस एंड नेगेटिव रिवर्स बायस में कुछ जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखा दें, ठीक है। उसको हम चलिए एक नेक्स्ट पेज पे करा देते हैं, फिर हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो वो क्या है, तो ये रहा आपका एक डायोड, ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट एंड ये हो गया आपका बी पॉइंट। और डायोड में ये क्या होता है, पॉजिटिव एंड ये होता है आपका नेगेटिव। तो ये जो ए पॉइंट पे वोल्टेज को क्या कहेंगे हम, वीपी एंड वी पॉइंट के हम क्या कहेंगे, वी एन, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये चीज़ है बेसिक। अब देखिए फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में हमने जान लिया कि किसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं और किसको रिवर्स बायस कहते हैं। लेकिन और एक चीज़ देखिए, इसको लिखे हमारे साथ, ओ एन वी पी माइनस वी एन इक्वल टू आपको पॉजिटिव मिले, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर हम एन वी पी माइनस वी एन करें और हमें क्या मिला, नेगेटिव टर्म मिला, तब हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये और एक तरीका हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस जानने के लिए। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। तो ये रहा आपका डायोड, ठीक है। अब इस टाइप आपका वोल्टेज है 4 वोल्ट एंड इस टाइप आपका वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो इसमें Vp क्या है, ये वाला Vn है आपका ये वाला। तो अगर हम Vp माइनस Vn कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 वोल्ट, जो हमें क्या दे रहा है 1 वोल्ट। ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में देखिए, ये रहा आपका एक डायोड जो जाकर ग्राउंड हो चुका है एंड इस साइड एक -2 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ग्राउंड होने का मतलब ये कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। अब ये जो पॉजिटिव के साइड जुड़ा हुआ है ये Vp होता है, जो नेगेटिव साइड के साइड जुड़ा होता है वो Vn होता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम क्या करें, Vp माइनस Vn कर दें तो क्या होगा, Vp है आपका -2 और -0 वोल्ट। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, -2 वोल्ट। और हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव होने का मतलब ये किस में करंट है, रिवर्स बायस, ठीक है। तो कई बार अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको बैटरी का साइड दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तब आप कैसे पता चलेगा कि वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो उसको पता करने के लिए आपको ये करना होगा कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव आपको करना होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो चलिए ये जो आपको सर्किट दिया गया है, ठीक है, तो इसमें V हम अगर देख ले तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इन फॉरवर्ड बायस Vp माइनस Vn हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें Vp माइनस Vn पॉजिटिव वैल्यू देगा। और रिवर्स बायस में इन रिवर्स बायस Vp माइनस Vn हमें क्या देगा, हमें देगा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। ये पता चल गया। तो ये था हमारा डायोड में बेसिक कुछ चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने डायोड में जो बेसिक था वो हमने सीख लिया। ठीक है, कि बेसिक वो उसमें डिप्लेक्शन रीजियन होता है, बैरियर होता है, फिर उसका इक्वेशन हमने समझ लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन हमने सीख लिया। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ जान लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपका, अगर आप एक सिलिकॉन एंड एक जर्मेनियम का डायोड ले लें तो उसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसका रिप्रेजेंट करें, प्लॉटिंग करें, तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जिसमें सिलिकॉन का डायोड जो है वो रेड कलर से डिनोट किया गया है एंड जर्मेनियम का आपका ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये तो सर हो गया आपका ग्राफ का प्लॉटिंग, लेकिन इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ थ्योरी अपना बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक में आपको पहले हम एक डायोड इक्वेशन बता दिए थे, जो होता है आपका I इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर v डिवाइड बाई n vt माइनस 1। ठीक है, ये होता है आपका डायोड इक्वेशन, जिसमें हमारा I नॉट क्या होता है? हमारा I नॉट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, V होता है हमारा वोल्टेज अक्रॉस डायोड, N आपका होता है आइडेंटिटी फैक्टर ऑफ मटेरियल एंड VT तो आपको पता ही है, हमने जो इससे पहले निकाले थे। क्या था हमारा VT था हमारा थर्मल वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन तो पता है हमें, अब इसमें कुछ जान लेते हैं। अब देखिए ये हमने ले लिया है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस किस में दिखाया गया है? तो ये जो आपका राइट साइडेड पोजीशन है ये है हमारा फॉरवर्ड बायस में, एंड जो लेफ्ट हैंडेड साइड है ये है आपका रिवर्स बायस में। ठीक है, तो ये हमने बाद में देख लेंगे। तो फॉरवर्ड बायस कैसा होता है? ये होता है आपका डायोड। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? आपका डायोड का पॉजिटिव साइड ये वाला एंड नेगेटिव साइड ये वाला। तो फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ हमारा नेगेटिव जुड़ा रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा तरीके से हमारा डायोड होता है फॉरवर्ड बायस में। अब ये जो हो रहा है इसमें वोल्टेज हमारा कैसा अप्लाई हो रहा है? पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ हमारा नेगेटिव कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर V हमारा पॉजिटिव हो जाए तो E इक्वल ई टू द पावर V एन VT आपका क्या होगा? ये हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर V हमारा पॉजिटिव हो जाए तो E टू द पावर V एन VT हमारा मोर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर V डिवाइडेड बाई एन VT। ठीक है, तो देखिए ये जो -1 था इसको हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट 1। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम एक और इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? I प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर V। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारा आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्म आपका आ गया। अब नेगेटिव रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में भी हम वही फॉर्मूला लिख लेते हैं जो होता है हमारा डायोड का बेसिक फॉर्मूला, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर V डिवाइडेड बाई एन VT माइनस 1। अब इसमें हमारा वोल्टेज क्या होगा? ये कैसा कनेक्शन होता है? ये नेगेटिव, तो इसलिए ये आपका डायोड, इसमें ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव साइड बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है एंड नेगेटिव साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शन होता है हमारा रिवर्स बायस में। तो इसमें हमारा V क्या होगा? V हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर V नेगेटिव हो जाए तब ई टू द पावर V डिवाइडेड बाई एन VT आपका क्या होगा? ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे इक्वेशन लिख सकते हैं I इक्वल टू माइनस आई नॉट, क्योंकि हम यहाँ क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं? नेग्लेक्ट ई टू द पावर V डिवाइडेड बाई एन VT। ठीक है, माइनस V कर लेते हैं क्योंकि ये 1 से छोटा होगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ रहा है? I इक्वल टू माइनस आई नॉट। ठीक है, और आई नॉट आपका क्या है? आई नॉट है आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अगर आप इसका प्लॉटिंग करें, इन दोनों इक्वेशन से अगर आप प्लॉटिंग करें तो आपको ग्राफ में कुछ ऐसा दिखाई देगा फॉर जर्मेनियम एंड फॉर सिलिकॉन। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, देखिए अगर ये है आपका फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ये है आपका फॉरवर्ड बायस एंड ये है आपका रिवर्स बायस, ठीक है। तो अब देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, अगर आप उसमें वोल्टेज दें तो देखिए फॉर सिलिकॉन ये कुछ देर के लिए 0 पर ही रह रहा है, ठीक है, ये इसका कुछ आप नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है एंड उसके बाद वोल्टेज हमारा कुछ हद तक कांस्टेंट रह जा रहा है, लेकिन करंट जो है वो बहुत ही बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक ये जो पोजीशन है, यहाँ तक हमारा क्या हो रहा था, वोल्टेज कुछ हद तक बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट हमारा करंट जो है आई ये आप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इस रीजियन तक जो हमारा वोल्टेज थोड़ा से बढ़ रहा था और करंट लगभग हमारा 0 था, ये किसके लिए हो रहा था, ये हमारा वो डिप्लेशन लेयर रीजियन या फिर बैरियर जो था उसके लिए हमारा वोल्टेज पहले एक लोअर वोल्टेज तक हमारा करंट कुछ भी पास नहीं कर रहा था। बेसिकली क्या होता है, आपका डायोड कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पर ये P होता है और ये N होता है, और हमने पढ़ा क्या है, ये बीच वाला हिस्से में कोई भी चार्ज नहीं रहता, तो ये एक बैरियर का तरह काम करता है। अब बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें तो कुछ वोल्टेज देना होगा, कुछ एनर्जी देना होगा, तो इसीलिए ये जो रीजन है ये वोल्टेज उस डायोड को लग रहा है ये बैरियर को क्रॉस करके उस दूसरे तरफ जाने के लिए, ठीक है। अगर ये बैरियर देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्रॉस हो जा रहा है, तो इसीलिए इसके बाद हमारा करंट जो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बैटरी का वोल्टेज था वो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जा रहा है लेकिन करंट हमारा गेन कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि I प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर V, ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मूला से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये रहा आपका रिवर्स बायस का प्लॉटिंग। तो रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ होता है एंड नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब जो हमारा करंट का फ्लो है वो लगभग नहीं का बराबर है। अब देखिए यहाँ पर फ्लो कितना होता है, -I0 नेगेटिव, तो इसीलिए देखिए हमारा ग्राफ जो है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, ये -X एंड ये आपका -Y होता है, ठीक है, मतलब ये माइनस आपका वोल्टेज एंड ये रहता है माइनस करंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है नेगेटिव के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखिए वेट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा सा इरेज कर दूं, वेट अ सेकेंड, इसको अलग कलर से लिख लें, ग्रीन, ठीक। तो अब देखिए एक चीज, ये जो हमारा ये पॉइंट है ये वाला देखिए, इसके जिस पॉइंट पे के बाद हमारा वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो जा रहा है लेकिन करंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं V न्यू से, V न्यू, ठीक है। तो ये V न्यू क्या है, वेट अ सेकेंड, इसको लिख ले। तो ये V न्यू जो हमारा नया टर्म है V न्यू, ये कहलाया जाता है नी वोल्टेज, नी वोल्टेज या फिर थ्रेश होल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो सर ये V न्यू नी वोल्टेज या थ्रेश होल्ड वोल्टेज क्या है असल में, तो ये एक वोल्टेज है, ये जरूरत होता है टू स्टार्ट डायोड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप एक डायोड ले लें तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है, लेकिन इसके बीच में एक बैरियर तरह रहता है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं हो रहा होता, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता। तो अगर आप इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दें कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ नेगेटिव बैटरी कनेक्ट कर दें, तो इसमें क्या होगा, करंट दूसरी तरफ फ्लो होना चाहेगा, लेकिन बीच में तो एक बैरियर है, तो इस बैरियर को उसको क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो ये जो बैरियर है इसको क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज या मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको ही हम कहते हैं V न्यू। मतलब ये जो V न्यू जो वोल्टेज है ये उस डायोड को जरूरत है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो हर एक डायोड के लिए, हर एक टाइप का डायोड के लिए उसका न्यू वोल्टेज जो है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक पार्टिकुलर वोल्टेज होता है। तो जर्मेनियम के लिए न्यू वोल्टेज क्या होता है, जर्मेनियम के लिए आपका न्यू वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, ठीक है। एंड
सिलिकॉन के लिए क्या होता है, सिलिकॉन के लिए आपका ये नी वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। तो ये जो दोनों वोल्टेज है ये दोनों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब अगर आप डायोड का जो इक्वेशन करेंगे तो ये जो वोल्टेज होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए हमारा नी वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट एंड एन होता है आपका 1। सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज आपका होता है 0.7 वोल्ट एंड नी वोल्टेज एन होता है आपका 2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये जो वोल्टेज है 0.3 एंड 0.7 ये किसके लिए है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए अगर आप रिवर्स बायस में चेक करेंगे, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो अगर आप रिवर्स बायस में चेक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको नी वोल्टेज मिल रहा था तो यहाँ पर भी आपको एक करंट मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट में आपको एक करंट मिलेगा जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो आपको 2 आई नॉट मिलेगा, ठीक है। ये भी हर एक डायोड के लिए पार्टिकुलर वैल्यू होता है फॉर रिवर्स बायस, ठीक है। तो आई नॉट आपका किसमें, रिवर्स बायस, ठीक है। तो रिवर्स बायस में जर्मेनियम के लिए हमारा आई नॉट कितना होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, या फिर ये कैलकुलेट होता है माइक्रो एम्पियर में। एंड सिलिकॉन के लिए कितना होता है 10⁻⁹ एम्पियर या फिर नैनो एम्पियर में, ठीक है, जो माइनस आई नॉट होता है, ठीक है। और आई नॉट आपका क्या होता है, आपको तो इक्वेशन से ही पता है कि आई नॉट होता है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन में जो आई नॉट दिया होता है वो क्या है, वो यही जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है जिसके बाद हमारा करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। और ये पार्टिकुलर होता है इसीलिए ये डायोड के इक्वेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज आप मार्क करके रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में ये काम में आएगा। तो देखिए जनरली आपको क्या मिल रहा है यहां से, जनरली फॉरवर्ड बायस में आपको करंट किस में मिल रहा है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। और रिवर्स बायस में मिली एम्पियर में, एंड रिवर्स बायस में आपको किससे मिल रहा है, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में आपको जो करंट मिलेगा वो मिली एम्पियर एंड रिवर्स बायस में जो आपको मिलेगा वो माइक्रो एम्पियर में आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म एंड ये रहा आपका इसका प्लॉटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वेट अ सेकेंड सर, ये जो आपने आई नॉट निकाला, ये आई नॉट, ये आपका आई नॉट, ये किसके लिए, ये था आपका सिलिकॉन के लिए एंड ये था आपका जर्मेनियम के लिए, ठीक है। ये तो आपको बता दिया गया है। लेकिन ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है ये तो आपको वोल्टेज में कुछ पॉइंट दे रहा है, तो इसको क्या कुछ कहा जाता है, हाँ, इसको कहा जाता है VB ऑफ सिलिकॉन एंड VB फॉर जर्मेनियम। तो सर ये VB क्या होता है, ये VB जो है इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। मतलब जिस वोल्टेज के बाद रिवर्स बायस में हमारा करंट जो है वो बढ़ने को लग जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट पे ये वोल्टेज के बाद हमारा रिवर्स बायस में भी हमारा करंट जो है वो धीरे धीरे से बढ़ रहा है एंड हमारा जो वोल्टेज है वो लगभग कांस्टेंट ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VB से, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे, VB जो हमें ग्राफ में मिल रहा है वो क्या है आपका, वेट अ सेकेंड, ये है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये क्या क्या होता है। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो डायोड है इसमें तो
अब हर एक एलिमेंट में हमारा क्या होता है, एक इम्पीडेंस होता है या फिर रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो हमने डायोड लिए हैं इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो चलिए हम उस रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसको लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डायनामिक रेजिस्टर या फिर एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम इसका रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, वेट अ सेकेंड। तो हमें क्या पता है, हमें तो सिर्फ डायोड का इक्वेशन पता है। तो पहले वो लिख लेंगे, I इक्वल टू आई नॉट होल्ड इंटू ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई एन वी टी माइनस 1। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई एन वी टी माइनस 1, सॉरी माइनस आई नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये जो आपने एसी रेजिस्टेंस लिखा है या फिर डायनामिक रेजिस्टर लिखा है, ये क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टर। तो ये एक बेसिक रेजिस्टेंस ओहम्स फॉर्मूला से आपको क्या पता है, एक बेसिक रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, बेसिक रेजिस्टेंस होता है V डिवाइडेड बाई, सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है, तो V डिवाइडेड बाई आई होता है। ठीक है, ये हमें कैसे पता है, फ्रॉम ओहम्स लॉ। ठीक है, लेकिन डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस हमारा होता है डी आई बाई डी वी, मतलब डिफरेंशियल चेंज इन करंट। ठीक है, डिफरेंशियल चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर एक गलती हो गया, ये डायनामिक रेजिस्टेंस नहीं, 1 बाय डायनामिक रेजिस्टेंस होता है हमारा डी आई बाई डी वी। तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस आपका होता है डी वी डिवाइडेड बाई डी आई, मतलब डिफरेंशियल चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिफरेंशियल चेंज इन करंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि हमारा जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए सी से। तो आर ए सी हमारा क्या होता है, डी वी डिवाइडेड बाई डी आई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हमें I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई एन वी टी बाई आई नॉट मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, डायनेमिक रेजिस्टर निकालने के लिए, तो हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डी आई डिवाइडेड बाई डी वी, ये क्या हो जाएगा, आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई एन वी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 बाई एन वी टी। और ये आपका कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अब डी आई डी बी आपका क्या होता है, आर ए सी होता है, आर ए सी। तो ये हमें क्या मिला, आई नॉट ई टू दी पावर वी एन वी टी डिवाइड बाई एन वी टी। अब इसको अगर हम कुछ फॉर्म चेंज करना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं, आई प्लस आई नॉट डिवाइडेड बाई एन वी टी। ये क्या लिख सकते हैं, चेक कर लें। तो आई हमारा क्या होता था, आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई एन वी टी होता था, माइनस आई नॉट। अगर हम इसके साथ प्लस आई नॉट कर दें तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो हमें आखिर में आई नॉट ई टू द पावर वी एन वी टी मिलेगा, जो हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस आई नॉट इक्वल टू एन वी टी। ठीक है, अब देखिए डी आई डी वी हमें मिला है, लेकिन हमारा आर ए सी क्या होता है, डी वी बाई डी ए। तो ये होगा आपका 1 बाई आर ए सी। तो आर ए सी आपका क्या है, आर ए सी आपका है एन वी टी डिवाइडेड बाई आई प्लस आई नॉट। ठीक है, ये हो गया आपका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है आपका डायनामिक रेजिस्टेंस। तो क्या कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्या है वो, आर ए सी इक्वल टू हमें मिलेगा
एन वी टी डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, आई नॉट को हम क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं सर? आई नॉट भी तो यहाँ पर था, तो आई नॉट के हम इसीलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं, वी नेगलेक्ट आई नॉट बिकॉज आई नॉट इज इन किस में होता है? माइक्रो एम्पियर में होता है, टू स्मॉल। तो आई नॉट जो है हमारा वो बहुत ही छोटा होने के कारण हम इसको आई नॉट को क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एन वी टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये जो हमने डायनामिक रेजिस्टेंस कर लिए हैं, इससे कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है? तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द AC resistance of germanium and silicon diode for a forward bias current of 1 milliampere and VT इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखिए आपको कहा गया है कि एसी रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आपको फॉरवर्ड बस करंट दिया गया है, लेकिन वीटी दिया गया है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमारा आर ए सी क्या होता है? आर ए सी आपका होता है एन वी टी डिवाइडेड बाई आई, क्योंकि आई नॉट हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। अब फॉर सिलिकॉन के लिए कर लेते हैं। तो सिलिकॉन में क्या होता है हमारा एन? सिलिकॉन में हमारा एन जो होता है वो होता है 2। ठीक है, अब वी टी हमारा क्या होता है? वी टी हमें पता ही है, हम क्या करते थे? टी डिवाइडेड बाई 11600। तो ये हमें क्या देगा? टी रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री जो होता है हमारा 300 केल्विन, तो 11600। तो यहाँ से आपको क्या मिलता था? लगभग 26 मिली वोल्ट ये आपको मिल जाता था। तो वही वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आर ए सी फॉर सिलिकॉन आपको क्या मिलेगा? एन आपका है 2, वी टी आपका है 26 और आई आपको दिया गया है, ये क्या है? मिली वोल्ट में, और आपका जो आई है वो है 1 मिली एम्पियर में। तो मिली दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा 52 ओम। ठीक है, अब फॉर जर्मेनियम, और जर्मेनियम क्या होगा? एन हमारा क्या होता है? एन 1 होता है। तो इसमें आर ए सी और जर्मेनियम क्या देगा? 1 इंटू इसमें भी 26 होगा डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर और ये मिली वोल्ट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 26 ओम। ठीक है, तो एक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड को फॉरवर्ड बायस में 1 मिली एम्पियर करंट में कितना रेजिस्टेंस है वो आपको मिल गया। फॉर सिलिकॉन है 52 ओम एंड फॉर जर्मेनियम है आपका 26 ओम। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखने से आपका पूरा क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा डायोड का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का, वो है हमारा आज का क्लास का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं? इसमें हमारा टॉपिक रहेगा डायोड मैथमेटिकली इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्या है और ये चीज़ है क्या? ठीक है, तो बेसिकली हमें अभी तक क्या क्या पता है? हमें KVL KCL, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, KVL KCL, फिर उससे हम KVL से क्या करते थे? मेश एनालिसिस, और KCL से नोडल एनालिसिस। ठीक है, ये दोनों हमें पता है। लेकिन मेश एनालिसिस में क्या क्या एलिमेंट होता था? एक रेजिस्टर होता था, एक वोल्टेज सोर्स होता था, एक करंट सोर्स होता है। नोडल में भी एक वोल्टेज रेजिस्टर एंड करंट ही होता है। लेकिन मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और इसमें एक डायोड दिया गया है।
ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स कुछ दिया गया है। तो अगर आपको इसमें करंट फ्लो या फिर वोल्टेज निकालना हो तब तो हम नोडल एनालिसिस, अगर मेश एनालिसिस, ये दोनों में कुछ अप्लाई करेंगे तो सब तब हम ये डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है सिर्फ अगर वोल्टेज सोर्स हो, रजिस्टर हो एंड करंट हो, इन तीनों का ही अगर हो तो तभी हम केसीएल केवीएल एंड उससे मेश एंड नोडल एनालिसिस इस्तेमाल करना हमें आता था। लेकिन अगर ये डायोड साइन आ जाए तो तब क्या करेंगे, तब क्या होता है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, ये सर्किट होता है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस दोनों में अलग अलग होता है। तो पहले देख लेते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में आपका जो डायोड है, आपका सर्किट में कैसा दिया होगा, ऐसा कुछ सर्किट दिया गया होगा, इसमें ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। तो फॉरवर्ड बायस में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके का कि ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइड, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव साइड एंड इसके साथ एक जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डायोड का पॉजिटिव साइड होता है उसमें बैटरी का पॉजिटिव साइड ले लेंगे और जो नेगेटिव साइड है उसमें आपका बैटरी का नेगेटिव साइड ले लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट ये होता है जिसमें हमारा जो बैटरी होता है उसका वोल्टेज क्या होगा, वी न्यू होगा एंड जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस होगा आर ए। ठीक है, ये दोनों चीज ये रिप्रेजेंट या फिर इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ सर, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, फिर उसके साथ एक डायोड पैरेलली कनेक्ट है और उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट हुआ है। ठीक है, अब ये आपका आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका कहा गया है कि ये 5 वोल्ट का बैटरी है। तो अगर आप इसको केवीएल या फिर केसीएल कुछ भी इस्तेमाल करना चाहे तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस जो था आर ओम का, तो ये जो डायोड है इसको आप लिखेंगे एक वोल्टेज बैटरी सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो जिसका पॉजिटिव साइड, डायोड का पॉजिटिव साइड देखिए ये पॉजिटिव था एंड ये नेगेटिव था, तो बैटरी में भी देखिए ये पॉजिटिव हो गया एंड ये नेगेटिव हो गया। तो ये डायोड जो है कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये 5 वोल्ट का, और इस पे आप केवीएल या फिर केसीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है ये आपका हो जाएगा वी न्यू, ये हो जाएगा आपका आर ओम का रेजिस्टेंस एंड ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो ये सर्किट इसमें चेंज हो जाएगा। और वी न्यू हमारा क्या है, वी न्यू तो है हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़े हैं। तो वी न्यू हमारा जार्मेनियम के लिए क्या होता है, वी न्यू हमारा जार्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट फॉर जार्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ठीक है, ये हो गया। अब और एक पॉइंट लिख लीजिए कि इफ आइडियल डायोड देन एक्ट एस, कैसा एक्ट करेगा, एस शॉर्ट सर्किट। ठीक है, मतलब इसमें ये डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है, और अगर इफ आर एफ नॉट गिवन देन, तब आप क्या करेंगे, अगर आपको डायोड ऐसा दिया गया है तो तब आप क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से कन्वर्ट कर देंगे जिसका पॉजिटिव साइड ये होगा एंड नेगेटिव साइड ये होगा एंड वोल्टेज होगा वी न्यू। ठीक है, तो आपको कुछ रेजिस्टेंस लेना नहीं होगा, सिर्फ आप एक बैटरी डाल देंगे। ठीक है, तो सर आपने जो बताया वो तो हमने लिख लिया, लेकिन ये हमें थोड़ा सा कॉन्फ्यूजिंग लग रहा है, आप थोड़ा सा और अच्छे से हमें समझा दीजिए। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पर आपका है 3 ओम का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर हो गया आपका एक डायोड, आपको दिया गया है सिलिकॉन डायोड, यहाँ पर आपको दिया गया है एक 6 ओम का बैटरी और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक 10 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि अप्लाई मेश एनालिसिस। ठीक है, तो मेश एनालिसिस में हमें तो डायोड का इस्तेमाल नहीं आता, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। तो ये रहा हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस। अब सिलिकॉन डायोड है
तो इसमें क्या कोई रेजिस्टेंस दिया गया है? नहीं, इसमें कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं गया। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, उसको सिर्फ हम एक बैटरी की तरह ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड कहाँ है, यहाँ पर, नेगेटिव साइड यहाँ पर, तो बैटरी में भी ऐसे लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा। और इसका वोल्टेज कितना होगा, वी न्यू, और आपको कहा क्या गया है, सिलिकॉन का डायोड है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 वोल्ट का बैटरी। यहाँ पर क्या होगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस जो था, और ये कनेक्टेड है एक 10 वोल्ट का बैटरी के साथ। ठीक है, तो अब चलिए इसमें मेश एनालिसिस इस्तेमाल कर लें, जो है हमारा I1। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, -10 प्लस 3I1 प्लस 0.7 माइनस 6I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सॉरी ये प्लस 6I1, तो 9I1 इक्वल टू क्या देगा आपको 9.3। तो I1 आपका क्या आएगा 9.3 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका करंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए डायोड होने से हम इसका क्या करंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायोड का कैलकुलेशन हमें नहीं आता। तो इसीलिए हम क्या कर दिया, इसीलिए हम कर दिए इसको एक बैटरी में रिप्रेजेंट। अगर आपको कहा जाता कि अप्लाई मेश एनालिसिस, अगर इसको सिलिकॉन ना कहा जाकर अगर आपको कहा जाए कि हमारा डायोड कैसा है, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या कुछ भी इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो तब हो जाएगा कुछ सर्किट इस तरीके का कि 3 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 6 और ये 10 वोल्ट का बैटरी। आप इसमें मेश एनालिसिस से अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, -10 प्लस 3I1 प्लस 6I1 इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा I1 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको आइडियल कहा गया हो तो आप इसको शॉर्ट सर्किट मान लेंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, या कोई वोल्टेज भी नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको क्या कहा जाए, आइडियल कहा जाए। अगर आपको सिलिकॉन कहा जाए तो आप इसमें एक 0.7 वोल्ट का बैटरी ले लेंगे। अगर आपको जर्मेनियम कहा जाए तो तब आप इसमें एक 0.3 वोल्ट का बैटरी ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए। अब सर रिवर्स बायस में क्या करेंगे, तो चलिए वो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स बायस। ठीक, तो रिवर्स बायस में आपका क्या होता है, रिवर्स बायस में अगर आपको डायोड दिया गया है ए बी पॉइंट, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा एक रेजिस्टेंस के तरह। ठीक है, आर एफ का रेजिस्टेंस, और जो आर एफ होगा वो होगा मेगा ओहम का। ठीक है, मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपका सर्किट रिवर्स बायस में है तो वो वेरी हाई रेजिस्टेंस का हो जाएगा। अगर ये आइडियल कहा जाए, आइडियल, तो तब आप क्या करेंगे, अगर आइडियल कहा जाए तब आप इसको ले लेंगे एक ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। तो इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, तो मान लीजिए आपको एक 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है, और यहाँ पर एक बैटरी लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका एक डायोड है जो उल्टा लगा हुआ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है आपका 2 ओम का, ये है आपका 3 ओम का, ये है 4 ओम का, ये है 5 ओम का, एंड ये जो आपका रेजिस्टेंस है डायोड, और ये वोल्टेज है आपका 5 वोल्ट का। और आपको कहा क्या गया है, डायोड इज आइडियल, शो फाइंड करंट। ठीक है, तो आपको एक डायोड दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ये जो आपका डायोड है ये आइडियल है एंड आपको करंट फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे हम, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। वो क्या होगा, ये तो हो गया आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर नीचे एक बैटरी जो है आपका 5 वोल्ट का, ये रहा आपका 3 ओम का और एक रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो डायोड है ये आइडियल में कैसा रिएक्ट करेगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगा। तो और यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो 2 3 4 5। तो अगर ये ओपन हो जाए तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ करंट किस में, ये पहला वाला लूप में फ्लो करेगा।
तो तब अगर हम इसमें KVL यूज कर ले तो हमें क्या मिलेगा, -5 + 2i1 + 3i1 = 0। तो यहाँ से आपको i1 कितना मिल रहा है, 5 / 5 = 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि अगर आपका जो सर्किट डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में अगर आ जाए तो वो क्या होगा, तो वो एक वोल्टेज सोर्स की तरह रिएक्ट करेगा, जिसका वोल्टेज क्या होगा, जिसका वोल्टेज होगा आपका ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। अगर हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तो वो क्या बन जाएगा, वो एक ओपन सर्किट की तरह बन जाएगा जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमारा अगर डायोड में कुछ सर्किट का मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस निकालने को कहा गया तो हमें पहले उसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालना होगा, फिर हम उसका मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट निकालना। अब किसी किसी बच्चों को ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में है या फॉरवर्ड बायस में है, ये हम कैसे पता लगाएं, ये तो कन्फ्यूजन है। पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको ओपन नहीं लेंगे या फिर कुछ वोल्टेज शो लेंगे। तो चेक कैसे करें फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है या फिर रिवर्स है, तो आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये होता है आपका डायोड, ठीक है, इसमें ये होता है आपका पॉजिटिव साइड एंड ये होता है नेगेटिव साइड, और ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है बी। तो जो पॉइंट आपके पॉजिटिव साइड से जुड़ा है उसका वोल्टेज को हम ले लेंगे Vp एंड जो साइड नेगेटिव के साथ जुड़ा है उसको हम ले लेंगे Vn। ठीक है, तो अगर इफ Vp - Vn आपका पॉजिटिव आ जाए तो हम उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायस। अगर Vp - Vn आपका क्या है, नेगेटिव आए, तब आपको क्या लेना होगा, तब आप उसको रिवर्स बायस ले लेंगे। ठीक है, तो इससे आप पहले चेक कर लेंगे फॉरवर्ड बायस है या नहीं या फिर रिवर्स बायस है, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, फिर हम उसमें मेश एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो डायोड में हमने बहुत कुछ आज सीख लिया, इसके बाद कुछ और थोड़ा सा थ्योरी बच जाता है, फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेंगे कल से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, फिर कल के क्लास में मिलते हैं। हम काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और एक बात, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब स्टूडेंट से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स का व्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, वी नीड ओनली योर टाइम एंड योर सपोर्ट। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जो है कल 6 बजे, तब तक बाय बाय, थैंक यू।